जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और साइंस में क्लास 9th में आपको हम फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा रहे थे, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है गति। और उस गति चैप्टर में हमने लगभग 3 पॉइंट आपको बता चुके थे, 3 हेडिंग आपको बता चुके थे, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग आपको बताई गई थी गति की परिभाषा, दूरी की परिभाषा और विस्थापन की परिभाषा हमने बताया था। और इसके साथ ही हमने सदिश, अदिश और प्रदिश राशियों के बारे में बताया था। तो आज हम चर्चा करेंगे चाल तथा वेग, ठीक है। चाल क्या है और वेग क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, चाल तथा वेग में अंतर। तो चाल तथा वेग में अंतर हम बताएंगे, ठीक है, आपको चाल तथा वेग में अंतर। तो देखिए, चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे। एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है, और फर्स्ट पॉइंट, वेग की परिभाषा बताएंगे। एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन बताई वेग और चाल की। तो चाल किसे कहते हैं हमने बताया था आपको। वेग किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है, ठीक है। आपको हमने वेग के बारे में बताया और यहां चाल के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक अदिश राशि है, और वेग में हम बताएंगे यह एक सदिश राशि है, ठीक। तो आप जान लीजिए, चाल एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो दूरी एक अदिश राशि है और समय भी एक अदिश राशि है, तो इसलिए चाल एक अदिश राशि है और वेग जो है वो एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का जो विस्थापन होता है, ठीक है, वह किसी वस्तु की प्रारंभिक और इसकी अंतिम स्थिति के अंतर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उसकी कहीं ना कोई दिशाएं निश्चित होती हैं। तो इसलिए जो है वेग जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे हम तीसरा, थर्ड। इसका मान सदैव धनात्मक में होता है। वेग में हम लिखेंगे इसका मान सदैव धनात्मक या ऋणात्मक
हो सकता है, हो सकता है। तो चाल जो है उसका मान केवल धनात्मक में होता है और वेग का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, दोनों में उसका मान हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इसका मान शून्य हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम ये समझाएंगे आपको कि चाल का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा किसी न किसी समय अंतराल में कोई न कोई निश्चित दूरी तय की जाती है, तो इसलिए चाल का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन वेग का मान शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है, तो इसलिए वेग का मान शून्य हो सकता है। ठीक है, यह हमने आपको बताया। अब हम बताएंगे आपको इसका सूत्र। ठीक है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, और वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे, विस्थापन बटे समय या समय अंतराल, या समय अंतराल, दूरी बटे समय अंतराल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चाल का फॉर्मूला है, ये वेग का। ठीक है, और दोनों का ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो ये समानताएं हैं। ठीक है, आपको हमने इनके मात्रक भी बताए। ठीक है, अब आप जानिए कि औसत चाल और औसत वेग किसे कहते हैं। तो यहीं पर हम औसत चाल को भी बताने का प्रयास करेंगे। औसत चाल, औसत चाल क्या है? औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बताएंगे। ठीक है, देखिए औसत चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई कुल दूरियों के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा भिन्न भिन्न समय अंतरालों में चली गई जो भी भिन्न भिन्न दूरियां होंगी, उन सभी दूरियों और उनमें लगे सभी समयों के योग के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में, समय अंतराल में चली गई कुल दूरी के अनुपात को, के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। लीजिए, तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई कुल दूरियों के अनुपात को, एकांक समय अंतराल में चली गई कुल दूरियों के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो ये औसत चाल की हमने परिभाषा बताई। अब हम फॉर्मूला बताएंगे। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी
बटे लगा कुल समय, लगा कुल समय, ठीक है। या हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसे हम कह सकते हैं कुल दूरी मीन्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या हम कह सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डिस्टेंस डेल्टा टी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बताएंगे औसत वेग, औसत वेग। तो औसत वेग क्या है? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। तो फॉर्मूला इसका रहेगा औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये औसत वेग की परिभाषा है कि किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया जो कुल विस्थापन होगा, ठीक है, उस समय और कुल विस्थापन के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यदि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में तय किया गया विस्थापन अलग अलग होगा तो उसका फॉर्मूला औसत वेग का ये होगा। और यदि कोई गतिमान वस्तु है और उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा औसत वेग इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो यदि किसी भी गतिमान वस्तु में अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग वेग होगा या वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो उसके लिए औसत वेग का मान इस फॉर्मूले से निकलेगा। औसत वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ठीक है। तो आप उस दशा में अलग अलग वेग दिए गए होंगे, वेग परिवर्तित हो रहा होगा तो फॉर्मूला आप ये लगाएंगे औसत वेग का। तो हमने आपको चाल और वेग में कंप्लीट आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको रिवाइज करके आप पुनः देख सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं और साथ ही नोट्स बना सकते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको हम पढ़ाएंगे इसके पश्चात त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं ये बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट आपको बताएंगे हम त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं आप जान लीजिए। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसे हम नोट करेंगे। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हम त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात इसका हम फॉर्मूला बताएंगे। त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, या हम कह सकते हैं A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, और इसका मात्रक हम बता सकते हैं। त्वरण का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम त्वरण को बता सकते हैं। इसके पश्चात त्वरण जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा त्वरण होता है? तो हम डालेंगे हेडिंग त्वरण के प्रकार। तो त्वरण के प्रकार हम बताएंगे। ठीक है, त्वरण दो प्रकार के होते हैं। त्वरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे धनात्मक त्वरण और सेकंड लिखेंगे ऋणात्मक त्वरण। तो त्वरण दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक त्वरण होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण। तो अब आपको हम बताते हैं धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक है, और बल लगने से उस बल की दिशा में कोई वस्तु गतिमान होती है या विस्थापित होती है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण होता है। ठीक है,
किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएंगे और बल लगाने पर वो वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती है, आपके बल की दिशा में ही विस्थापित होती है। तो आपके द्वारा लगने वाला जो बल होगा उसके द्वारा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होगा वो धनात्मक त्वरण कहलाएगा। और यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक है, और बल की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, या वो वस्तु उस बल के विपरीत दिशा में, ठीक है, जैसे कोई वस्तु गतिमान है, हम उस गतिमान वस्तु को रोकने का प्रयास करते हैं, तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है, ठीक है, उसकी गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक है, तो चलिए धनात्मक त्वरण के बारे में बताएंगे। धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण किसी गतिमान वस्तु किसी गतिमान वस्तु किसी गतिमान वस्तु में उसकी गति की दिशा में, किसी गतिमान वस्तु में उसकी गति उसकी गति की दिशा में, उसकी गति की दिशा में वेग में वृद्धि होती है, वेग में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। धनात्मक त्वरण कहलाता है। धनात्मक त्वरण कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु में उसकी गति की दिशा में वेग में वृद्धि होती है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो धनात्मक त्वरण कहलाता है। धनात्मक त्वरण को हम प्लस ए से प्रदर्शित करते हैं, या हम आर ए से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बताएंगे ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। देखिए ऋणात्मक त्वरण में क्या है? किसी गतिमान वस्तु में उसके गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में वेग में परिवर्तन होता है। गति के विपरीत दिशा में वेग में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है।
ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को हम -a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? -a से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको त्वरण के बारे में बताया। ठीक है, तो आपको हमने चाल, वेग और त्वरण के बारे में बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं और उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गति के तीनों समीकरण के बारे में बताएंगे। तीनों समीकरण आपको हम एकदम क्लियरली एकदम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि से। ठीक है, और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। और शेयर करिए, कमेंट करिए। कहीं अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैंने पहले भी बताया है और फिर मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो मुझको कमेंट में मैसेज करके मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको गति के समीकरण के साथ। धन्यवाद।